स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की ज्योग्राफी बुक से चैप्टर नंबर 5 लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। शुरुआत करते हैं कि द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ कॉन्सेंट्रिक रॉक लेयर्स नेमली क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। यहाँ पे देखो इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिया हुआ है, इसी की बात कह रहा है कि धरती हमारी जो बनी हुई है बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल से बनी हुई है। क्रस्ट है सबसे ऊपर, फिर मेंटल है, फिर कोर है। इंटेंस हीट इन द अर्थ्स इंटीरियर डज नॉट ट्रेवल द सरफेस बिकॉज रॉक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब अंदर का जो हीट है वो बाहर की तरफ इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि बीच में क्या है, रॉक्स हैं, और जो पत्थर होते हैं वो क्या है, बैड कंडक्टर हैं हीट के। जो इंटरनल हीट है ऑफ द अर्थ देयरफॉर melt the rocks and keeps the asthenosphere which is underneath the crust in a semi molten state। अब यहाँ पे जो अंदर की हीट है इसलिए क्या करती है, पत्थरों को गला देती है। एस्थेनोस्फीयर जो कि क्रस्ट के नीचे का एरिया है उसको क्या करती है, सेमी मोल्टेन स्टेट में रखती है, यानी गली हुई स्थिति में। और दिस लेड टू द सेवरल कंडीशन विच कॉजेस लैंड फॉर्म डेवलपमेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब इसकी वजह से बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से अलग अलग से जो है लैंड फॉर्म्स होते हैं, यानी कि जो धरती है अपना रूप लेती है। लैंड फॉर्म इज़ अ नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस का कैसा है, ये एक प्राकृतिक फीचर है, बिल्कुल ऑटोमेटिकली होने वाला नेचर की तरफ से। पहला है कॉजेज ऑफ लैंड फॉर्म डेवलपमेंट, इसको पढ़ते हैं। कौन कौन सी वजह की वजह से जो है लैंड फॉर्म डेवलप होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है प्लेट टेक्टोनिक। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू सेवरल स्मॉल एंड बिग प्लेट। जो लिथोस्फीयर है यानी कि धरती है वो टूटी हुई है बहुत सारे छोटे और बड़े प्लेट्स में। दीज प्लेट्स फ्लोट ऑन द सेमी मोल्टन एस्थेनोस्फीयर। जैसा कि हमने यहाँ एस्थेनोस्फीयर की बात की जो क्रस्ट के नीचे है, तो उसी के ऊपर ये धरती का टुकड़ा क्या कर रहा है, तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट इज़ वेरी स्लो। हॉरिजॉन्टल मतलब दाएं से बाएं जाना, ऊपर से नीचे का मतलब वर्टिकल होता है। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है बहुत धीरे धीरे है। द प्लेट्स पुश, कोलाइड और स्लाइड पास्ट ईच अदर। अब देखो ये प्लेट्स एक दूसरे को या तो पुश करते हैं, या एक दूसरे से टकराती हैं, या एक दूसरे के साथ स्लाइड करके पास होती हैं। दिस रिजल्ट इन डिस्टर्बेंसेज इन द सेडिमेंट्री रॉक डिपॉजिटिंग लाइन इन बिटवीन टू और मोर प्लेट। इसकी वजह से डिस्टर्बेंस होता है सेडिमेंट्री पत्थरों में के डिपॉजिट में, जो कि इन दो प्लेट्स के बीच में होता है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स आर कंप्रेस्ड, तो सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर जो है दबाव पड़ता है। दिस कंप्रेशन कॉजेज फोल्डिंग ऑफ रॉक, और इस दबाव की वजह से जो है पत्थर फोल्ड होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द फोल्ड माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन फॉर्म्ड इन दिस वे। सारे के सारे ऑलमोस्ट ज़्यादातर फोल्ड माउंटेन रेंज जो बने हुए हैं दुनिया के, इसी तरीके से बने हैं। फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन आर कॉल्ड ओरिजिनिक मूवमेंट। अब जो सारे के सारे बल रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार हैं माउंटेन्स के बनने में, फोल्ड माउंटेन्स के, उन सारे के सारे फोर्सेस यानी बल को कहते हैं ओरोजेनिक मूवमेंट। जो टर्म है ओरोजेनिक ये डिराइव किया गया है, डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग माउंटेन बिल्डिंग। ओरिजिनिक का मतलब होता है माउंटेन बिल्डिंग, माउंटेन बनाने वाला। दीज फोर्सेज act at a tangent to the surface of the earth and are primarily involved in plate tectonic। ये फोर्सेस एक्ट करते हैं टेंजेंटली सरफेस के ऊपर अर्थ के, और प्राइमरीली रूप से ये इन्वॉल्व होते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स में। नेक्स्ट है आपका अपलिफ्ट एंड सबमर्जेंस। Another set of forces operating inside the earth act along the radius of the earth center to the surface and are characterized by large scale uplift or subsidence of land area। दूसरा जो फोर्स है, बहुत सारे फोर्सेस है, सेट ऑफ फोर्सेस लिखा है जो ऑपरेट करते हैं धरती के अंदर में और रेडियस के साथ साथ अर्थ के सेंटर से सरफेस तक के रेडियस के साथ उसको वो कैरेक्टराइज किए जाते हैं। लार्ज स्केल बड़े पैमाने पे अपलिफ्ट होता है या डूब जाता है लैंड एरिया। दीज वर्टिकल मूवमेंट आर नोन एज
एपिरोजेनिक मूवमेंट, और इसके एपिरोजेनिक मूवमेंट कहते हैं या फिर कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मूवमेंट कहते हैं। एपिरोस का मतलब होता है ग्रीक में कॉन्टिनेंट, और जेनिक का मतलब होता है जेनेटिक, मतलब बिल्डिंग बनाने वाला। ठीक है, ऐसा मूवमेंट आर रिजल्ट ऑफ फॉल्टिंग और क्रैक। ये जो मूवमेंट होता है ये फॉल्टिंग या क्रैक की वजह से होता है, जो अर्थ के सरफेस पे हो जाता है। ब्लॉक माउंटेन बेसिन, रिफ्ट वैली प्रोड्यूस बाय दिस मूवमेंट। अभी जो ब्लॉक माउंटेन बनेगा, बेसिन बनेगा, रिफ्ट वैली बनेगा, ये इस मूवमेंट से बनता है। अब ये क्या है, कैसे है, ये आगे हम लोग फर्दर चैप्टर में सब देखेंगे। दस द कॉन्टिनेंट बिल्डिंग एक्टिविटीज़ ऑकर ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। तो इसीलिए ये जो कॉन्टिनेंट बना है ना, ये बिल्डिंग एक्टिविटी ये जो है बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है। Above two forces, namely orogenic and aperogenic, are together called diastrophic forces. अब देखो, जो दो फोर्सेस ऊपर तुमने देखे हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल चल रहा था और दूसरा जो है सेंटर से वर्टिकली आ रहा था। कहाँ पे? सरफेस की तरफ आ रहा था रेडियस के साथ साथ। तो इनको दोनों को साथ साथ कहा जाता है डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। यानी ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं? धरती के बहुत अंदर से। They act horizontally and vertically and produce relief such as mountain, plateau, plain, lakes and big fault. अब ये देखो, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ से ये बल काम करते हैं और बहुत सारे जो है निशानियाँ बनाते हैं, जैसे कि माउंटेन्स बनता है, प्लेट्यूज बनता है, प्लेन्स बनता है, लेक और बड़े बड़े फॉल्ट बनते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये फोर्सेस ऑपरेट करते हैं किसके ऊपर? अर्थ के सरफेस के ऊपर, नॉट इनसाइड द अर्थ विच कॉज फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म। अब ये जो फोर्सेस हैं ना, ये बाहरी हैं, सरफेस के ऊपर है, सरफेस के अंदर नहीं, जो कि लैंडफॉर्म बनाते हैं। दीज फोर्सेज आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। इन सारे बलों को कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। द एक्सटर्नल फोर्सेज और एक्सोजेनिक फोर्सेज आर डिस्क्राइब्ड एज डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज बिकॉज दे कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन थ्रू वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म। अब ये जो फोर्सेस हैं एक्सोजेनिक, इसको डिस्ट्रक्टिव यानी कि बर्बादी लाने वाला फोर्स कहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पे बर्बादी लेके आता है थ्रू वेदरिंग और इरोजन से एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म के अंदर बर्बादी लाता है। दे देन फॉर्म न्यू लैंडफॉर्म, और इससे ये क्या करते हैं? नए लैंडफॉर्म बनाते हैं थ्रू बोथ इरोजन एंड डिपोजिशन। इरोजन मतलब उड़ा ले जाना और डिपोजिशन मतलब कहीं से लाके सेटल करना। तो दोनों तरीके से इरोजन हमने पढ़ा होगा, सॉइल इरोजन हम लोगों ने 6 में भी पढ़ा होगा, 7th 8th में भी। लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? देखो, लैंडफॉर्म जो है बड़े पैमाने पे डिवाइड किए गए हैं 3 कैटेगरी में। वो 3 कैटेगरी क्या है? माउंटेन है, प्लेट्यू है और प्लेन्स हैं। Mountains. A mountain is described as a very steep land or hill rising to great height above the land surrounding it. ज़मीन के आसपास में जो बीच क्या हो रहा है, बिल्कुल राइज किया हुआ पोर्शन है, उसी को क्या कहते हैं? माउंटेन कहते हैं। माउंटेन आर क्लासिफाइड इन 3 मेन टाइप डिपेंडिंग ऑन द फोर्सेज दैट हैड फॉर्म्ड देम। जिन फोर्सेस की वजह से माउंटेन्स बनते हैं, उन्हीं फोर्सेस के हिसाब से उनका को कैरेक्टराइज किया गया है। तो कैसे कैरेक्टराइज किया गया है? 3 मेन टाइप हैं, फोल्ड माउंटेन, रेसिजुअल माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन। तो ये 3 कैटेगरी से बनते हैं, तो इसलिए 3 तरह के फोर्सेस इसमें लगे हैं। तो फोर्सेस के हिसाब से इनकी नेमिंग की गई है, कैरेक्टराइज किया गया है। सबसे पहला है आपका फोल्ड माउंटेन। तो देखो, फोल्ड माउंटेन कैसा है? दे आर द रिजल्ट ऑफ लैटरल कंप्रेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। लेटरली जो दबाव पड़ा है अर्थ के क्रस्ट के ऊपर, उसकी वजह से इनका फॉर्मेशन हुआ है। डायग्राम में देख सकते हो कि ये दो अर्थ का सरफेस है और ये देखो दो तरफ से क्या हो रहा है? फोर्स लग रहा है। तो फोर्स लग रहा है तो अब ये जो एरिया होगा अर्थ के क्रस्ट का, ये क्या होगा? इरेगुलर शेप में उठेगा। ठीक है, तो इरेगुलर शेप में जो उठा ना, तो यही है जो है फोल्ड माउंटेन्स बन गए। आगे इसको देख लेते हैं पहले। फोल्ड माउंटेन आर द रिजल्ट ऑफ लार्ज स्केल अर्थ मूवमेंट कॉज्ड बाय स्ट्रेसेस इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर ना बहुत सारा दबाव होता है, उसकी वजह से ये बनते हैं, जैसा कि अभी डायग्राम में हमने देखा, फिर से देखेंगे। सच स्ट्रेचेस में बी कॉज्ड बाय वेट और ओवरलाइंग रॉक। तो ये जो दबाव होता है ना, ओवरलाइंग यानी उसके ऊपर रखे हुए रॉक की वजह से भी हो सकता है,
या फिर मूवमेंट इन द मेंटल, मेंटल के मूवमेंट की वजह से भी ऐसा हो सकता है, या फिर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सम पार्ट ऑफ अर्थ, या फिर अर्थ का कोई हिस्सा एक्सपेंड हो रहा हो गर्मी से, या फिर ठंडक की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो सिकुड़ने की वजह से और फैलने की वजह से भी क्या होता है, बगल में दबाव पड़ सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये एक्सपेंशन हो रहा होगा तो ये फैलेगा, तो दबाव डालेगा बगल वाले पे। दीज स्ट्रेसेस सब्जेक्ट द रॉक टू कॉम्प्रेसिव फोर्सेस, और ये जो स्ट्रेसेस, दबाव, स्ट्रेस पड़ता है तो ये सब्जेक्ट करता है, पत्थर के ऊपर पड़ता है, कॉम्प्रेसिव फोर्स लगता है, और इसकी वजह से प्रोड्यूसिंग रिंकलिंग और फोल्डिंग अलोंग द लाइन ऑफ वीकनेस। अब ये देखो, रिंकलिंग और फोल्डिंग, रिंकलिंग वही है जो सिकुड़न है वो आता है, या फिर फोल्ड होने लगता है। दिस इज शोन इन फिगर 5.2, जैसे कि यहाँ 5.2 में दिखाया हुआ है, देख रहे हैं, सिकुड़ रहा है ना, रिंकल कर रहा है। अब देखो क्या है, इफ़ यू लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, अगर तुम फिजिकल मैप देखो दुनिया का, तो तुमको मिलेगा फाइंड अ नंबर ऑफ आर्क शेप माउंटेन चेन, बहुत सारे आर्क शेप माउंटेन चेन मिलेंगे। आर्क मतलब ऐसे आर्क, ठीक है, सर्कल का पार्ट। दे आर, और कौन कौन से, एंडीज जो कि साउथ अमेरिका में है, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में, एल्प यूरोप में है, एटलस अफ्रीका में है, और हिमालयन जैग्रोज एल्बर्ग और कुनलुन कहाँ पे है, एशिया में है। मोर सच माउंटेन चेन एग्जिस्ट बिलो द सी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ धरती के ऊपर ही है, कहाँ है, माउंटेन्स जो के रेंज तुमको जो है समंदर के अंदर भी मिलेगा। ऑलमोस्ट ऑल द हाई रेंजेस लाइक द हिमालय एंड एल्प हैव पीक कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर, और ज़्यादातर जितने भी हाई रेंजेस हैं, जैसे कि ये तुम्हारा हिमालय है और एल्प्स माउंटेन रेंज है, इनकी जो चोटियां हैं वो पूरे साल तक किसी बर्फ़ से ढकी हुई रहती हैं। बहुत सारे ग्लेशियर भी मिलते हैं ऑन दीज रेंजेस, इन रेंजेस में, पहाड़ियों के, माउंटेन्स के रेंजेस में तुमको क्या मिलेगा, ग्लेशियर मिलेगा। दीज ग्लेशियर बिकम द सोर्स ऑफ वाटर फॉर पेरेनियल लीवर। अब ये ग्लेशियर्स क्या हैं, यानी ग्लेशियर्स यानी कि वो जो बर्फ़ से पूरा ढका हुआ है वो सोर्स बन जाता है, वो पिघलता है और पानी नीचे की तरफ आता है, और ये जो है पेरिनियल रिवर के लिए एक स्रोत है पानी का, वो नदियाँ जो कि साल भर पूरा पानी से भरी रहती हैं। देयरफॉर दीज माउंटेन गिव बर्थ टू एक्टिव एजेंट ऑफ ड्यूनेडेशन एंड ग्लेशियल इरोजन। इसीलिए ये जो वो माउंटेन्स होते हैं ये जन्म देते हैं बहुत सारे एक्टिव एजेंट ऑफ ड्यूनेडेशन। ड्यूनेडेशन का मतलब होता है डिग्रेड करने वाले, यानी कवर्स को तोड़ने वाले, या तो कह सकते हो, ऐसे एजेंट्स को ये पैदा करते हैं, और ग्लेशियल इरोजन को, यानी कि जो ग्लेशियर होता है वो भी इरोड करता है। नेक्स्ट है, फोल्ड माउंटेन आर द हाईएस्ट एंड द मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। जो फोल्ड माउंटेन है ये हाईएस्ट होते हैं और सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव है, फैले हुए माउंटेन रेंजेस है दुनिया के अंदर। इनका मुख्य जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे फॉर्म इरेगुलर वेव लाइक फॉर्मेशन कॉल्ड फोल्ड। तो अब देखो यहाँ पे देखो, इरेगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, वेव लाइक लहरों के जैसा बिल्कुल दिख रहा है, इसी को कहा जाता है फोल्ड। द अपफोल्ड रॉक जो स्ट्रेटा है आर्क लाइक शेप में, उसको एक्टिलाइन बोलते हैं, और जो क्रेस्ट है डाउन फोल्डेड स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं सिंक्लाइन। तो यहाँ पे तुम देख रहे होगे नीचे वाले डायग्राम में जो उठा हुआ क्रेस्ट पे स्ट्रक्चर है इसी को बोल रहा है एंटिक्लाइन, और जो आपका गड्ढा है यानी ट्रफ है उसको बोल रहा है सिंक्लाइन। Most of these mountains are constituted of sedimentary rock formed due to the deposition and consolidation of sediment in shallow ocean like tethys in the case of Himalaya। ज़्यादातर जो इसमें माउंटेन हैं वो कंस्टिट्यूटेड हैं किसके, सेडिमेंट्री रॉक के बने हुए हैं, और इसकी वजह से बना है ये डिपोजिशन की वजह से और कलेक्शन की वजह से बना हुआ है सेडिमेंट्स के, इन शैलो ओशियन यानी गहरे समुद्र में, जैसे कि टेथाइस में है इन केस ऑफ हिमालय, हिमालय के केस में। अब यहाँ पे आगे पढ़ने से पहले डिफरेंस इन बिटवीन दिया हुआ है यंग फोल्ड माउंटेन और ओल्ड फोल्ड माउंटेन में। तो पहले हम पढ़ लेते हैं यंग और ओल्ड दोनों, उसके बाद हम देखते हैं उसको। अब आगे है, फोल्ड माउंटेन हैव ग्रेटर लेंथ बट आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन विड्थ। जो फोल्ड माउंटेन होता है वो लेंथ में लंबा है लेकिन जो है उसकी चौड़ाई कम होती है। हिमालयंस आर अबाउट 2400 किलोमीटर इन लेंथ, और हिमालयंस कितना है 24, हिमालयाज रेंज 2400 किलोमीटर है रेंज लेंथ में। मोस्ट फोल्ड माउंटेन
एक्सेप्ट द हिमालयाज आर फाउंड ऑन द मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। ज़्यादातर फोल्ड माउंटेन जो होते हैं ना हिमालय को छोड़ के सब मार्जिन पे मिलेंगे, मार्जिन मतलब किनारे पे मिलेंगे कॉन्टिनेंट के। दे आर लोकेटेड इन 2 डायरेक्शन, ये 2 डायरेक्शन में तुमको लोकेटेड मिलेंगे। द रॉकीज एंड एंडीज आर इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जैसे कि रॉकीज और एंडीज का बोल रहा है कि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, तो हिमालयाज आर इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, और हिमालय वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में है। और ये क्लियर हो गया कि ऑल ऑफ देम सारे के सारे फेस कर रहे हैं, किस तरफ फेस कर रहे हैं, समुद्र की तरफ, ओशियंस की तरफ। फोल्ड माउंटेन आर एसोसिएटेड विथ वोल्केनिक एक्टिविटी, जो फोल्ड माउंटेन है ना उसमें वोल्केनिक एक्टिविटी भी होती है, और बहुत सारे एक्टिव वोल्केनो भी फोल्ड माउंटेन में ही आते हैं। दे हैव पैरेलल रेंजेस, उनके रेंजेस पैरेलल होते हैं। बिटवीन द पैरेलल रेंजेस आर हाई प्लेट्यूज नोन एज इंटर माउंटेन प्लेट्यू। अब दो हैवी वो ऊंचे हाई ये दो पैरेलल रेंज के बीच में जो पठार आएगा, प्लेट्यू आएगा हाई उठा हुआ काफ़ी, उसका इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहते हैं। जैसे कि एनाटोलियन प्लेट्यू है तुर्की में, और तिब्बतन प्लेट्यू है। नेक्स्ट है तुम्हारा कि फोल्ड माउंटेन चेन दैट एग्जिस्ट बीनीथ द सी एंड हैव देयर टॉप रिवील एज आइलैंड लाइक इन वेस्ट इंडीज। जो फोल्ड माउंटेन होता है उसका चेन एग्जिस्ट करता है समंदर के नीचे भी, और उनका टॉप जो है कहीं कहीं दिखाई देता है, रिवील होता है, जैसे कि तुम्हारा वेस्ट इंडीज़ में है ना, टापू की तरह उनका टॉप दिखाई देता है। तो टॉप जो है समुंदर से बाहर टापू की तरह दिखता है। देयर आर ऑल्सो ओशियनिक ट्रेंचेस विच आर द रिजल्ट ऑफ सेम फोर्सेज एज फोल्ड माउंटेन। बहुत सारे ओशियनिक ट्रेंचेस मिलेंगे, वो भी रिजल्ट हैं सेम फोर्सेज के, जो फोर्सेज जो है लगे हुए हैं फोल्ड माउंटेन्स पे। दीज फोर्सेज इन कॉम्बिनेशन विथ वॉल्केनिक माउंटेन सिस्टम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ रिजेस। अब ये सारे बल जब वॉल्केनिक माउंटेन सिस्टम के साथ मिलते हैं तो इसकी वजह से होता क्या है, रिजेस फॉर्म होते हैं। और जो मिड अटलांटिक रिज है वो 3 किलोमीटर ऊपर है अबव द फ्लोर ऑफ अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन के ऊपर 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक है और ज्वाइन करता है इंडियन ओशियन रिज को। रेसिजुअल माउंटेन क्या होते हैं? तो माउंटेन विच आर सब्जेक्टेड टू वेदरिंग एंड इरोजन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, जो माउंटेन्स के ऊपर जो है वेदरिंग और इरोजन होता है लंबे समय के लिए, वो धीरे धीरे छोटे हो जाते हैं, हाइट में लोअर डाउन हो जाते हैं, और उनको कहा जाता है रेसिजुअल और रिलिक्ट माउंटेन कहते हैं। डिनोडेशन एंड इरोजन। डिनोडेशन मतलब वो टूट फूट होना उनके अंदर एजेंट के द्वारा, पत्थरों में या पहाड़ों में। और इरोजन बाई नेचुरल एजेंट, प्राकृतिक एजेंट से, जैसे कि विंड्स की वजह से, वाटर की वजह से, स्नो की वजह से कॉज करता है माउंटेन्स को टू बी लोवर्ड, बट सम रेजिस्टेंट एरियाज में रिमेन एंड फॉर्म रेसिजुअल माउंटेन। तो ये क्या करते हैं ना, ये माउंटेन्स की हाइट को कम करते हैं, लेकिन कुछ कुछ रुकावटें होती हैं एरियाज़ में, और वो रिमेन रह सकता है, और वो ही रेसिजुअल माउंटेन बना सकता है ना, पूरी के तौर पे तो होगा नहीं। तो दे में ऑल्सो भी फॉर्म्ड ऑन प्लेट्यूज दैट आर डिसेक्टेड बाई रिवर। अब ये जो माउंटेन्स है रेसिजुअल माउंटेन, ये प्लेट्यूज पे भी बन सकते हैं, किसके द्वारा, जब नदी दौड़ती है और जो है टुकड़े करती है प्लेट्यूज के। फॉर एग्जांपल जो हिल और वैली है डेक्कन प्लेट्यू में, उसकी बात कर रहा है वैसे एग्जांपल। इन फिगर 5.3, नीचे 5.3 फिगर में देखेंगे अभी, जो ओरिजिनल हाईलैंड प्लेट्यू है वो टूट फूट गया है, किसकी वजह से, बाई कटिंग डाउन कटिंग एक्शन ऑफ रिवर टू फॉर्म रेसिजुअल माउंटेन। अब ये देखो ओरिजिनल सरफेस है, अब इसके ऊपर से जब नदियाँ गुजरेंगी तो होगा क्या, इसके ऊपर धीरे धीरे इसकी हाइट कम होगी, तो सरफेस देखो इनका कम हो गया, इनका हाइट कम हो गया, तो सरफेस एज अ रिजल्ट ऑफ डिनोडेशन दिख रहा है। तो ये जो है, ये माउंटेन्स जो तुमको दिखाई दे रहे हैं, ये रेसिजुअल माउंटेन्स हैं। ओरिजिनल सरफेस की हाइट थी, फिर धीरे धीरे कम हो गई, कम होती चली गई, उस तरह से। दे आर ऑल्सो कॉल्ड माउंटेन्स ऑफ डिनोडेशन। इनको माउंटेन कहा जाता है, पर्वत कहा जाता है डिनोडेशन का, यानी कि वो सारे फैक्टर्स यानी कि नेचुरल एजेंट्स की वजह से क्या हुए हैं, डिग्रेड हो गए हैं। मोस्ट रेसिजुअल माउंटेन आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो एलिवेशन। ज़्यादातर रेसिजुअल माउंटेन को कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है, उनके लो एलिवेशन की वजह से, लो हाइट की वजह से। हाउएवर बोथ जेंटल और प्रेसिपिटस रिलीफ कैन एग्जिस्ट, यानी कि दोनों तरह के एग्जिस्ट कर सकते हैं। जेंटल मतलब ठीक है, और प्रेसिपिटस मतलब तेज रिलीफ वाले भी तुमको दिख सकते हैं।
डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ रिसेंट इरोजन, यानी फिलहाल में कितना इरोजन हुआ है उसकी वजह से तुमको दोनों दिख सकते हैं। कैसे कैसे, जेंटल बर्फ और प्रेसिपिटस भी। एग्जाम्पल क्या है रेसिजुअल माउंटेन का, वो नीलगिरी है, पार्शनाथ है, राजमहल हिल है इंडिया में, और कैट्सकिल रेंज है यूएसए में। अब इसके बाद अभी हम देख लेते हैं यंग फोल्ड माउंटेन और ओल्ड फोल्ड माउंटेन के बीच में फ़र्क। ये जो यंग फोल्ड माउंटेन है ये बना है, हैव बीन फॉर्म लेटर देन ओल्ड फोल्ड माउंटेन, तो बाद में बना है ओल्ड फोल्ड माउंटेन के। और हिमालयाज, एंडीज, एल्प, रॉकीज ये एग्जाम्पल है यंग फोल्ड माउंटेन के। अब इनके में क्या है, स्टीप स्लोप है और बहुत ही गहरी गहरी वैलीज हैं और शार्प पॉइंटेड स्नो कवर्ड पीक है, बिल्कुल चोटियाँ एकदम बिल्कुल ऊपर कोनिकल हैं, एकदम नुकीली हैं जैसे ये पेंसिल है। दे आर मच हायर देन द ओल्ड फोल्ड माउंटेन एंड हैव रफली टोपोग्राफी। अब ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है ऊंचे हैं देन ओल्ड फोल्ड माउंटेन। वोल्केनिक एक्टिविटी वगैरह कॉमन है इन पर्वतों में। ओल्ड फोल्ड माउंटेन की बात करें तो ये बने हुए हैं बहुत पहले यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, और जो एपेलेंशियंस हैं, यूराल्स है और अरावली है इंडिया में, ये एग्जाम्पल है ओल्ड फोल्ड माउंटेन का। और ये हाईली इरोडेड है बाय द एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। अब ये क्या हुआ है ना, ये घट गए हैं, इरोड हो गए हैं, किसकी वजह से, एजेंट ऑफ ग्रेडेशन की वजह से। ऐसे एजेंट जो डिग्रेड करते हैं, यानी कि वही विंड होगा, वाटर होगा। दे हैव जेंटलर स्लोप पर, और वेदरिंग भी हो सकता है। दे हैव जेंटलर स्लोप्स, राउंडेड टॉप्स एंड स्कल्पचर्स डोम। अब ये इनका जो टॉप होता है ना गुंबद की तरह मिलेगा, यानी इनका कोनिकल मिलता है, इनका नहीं मिलता है। दे आर लोअर देन द यंगफोल्ड माउंटेन, और इनकी ऊंचाई जो है यंगफोल्ड माउंटेन से कम होती है। देयर आर एविडेंसेज ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ स्टिल इन देम। अभी भी इनमें कुछ सबूत है किसका, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ का, यानी एक्टिव वॉल्केनोज इनके में हैं। अभी शुरू करते हैं हम ब्लॉक माउंटेन। तो जो फोर्सेस हैं फॉल्टिंग के, जिनको कहा जाता है एपिरोजेनिक फोर्सेस, यानी कि एपिरोजेनिक फोर्सेस का मतलब है अपलिफ्ट या सबमर्जेंस, इसकी वजह से फॉर्मेशन होता है ब्लॉक माउंटेन का। देखते हैं हम। अब यहाँ पे देखो दिख रहा है तुमको, यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि स्लाइड में ये दब गया और ये दब गया, तो ये क्या हुआ, सबमर्जेंस हो गया। और ये वाली साइड थोड़ी सी ऊपर उठ गई, अपलिफ्टमेंट हो गया। इन दोनों के बीच में जो एरिया है दिख रहे हो, जो गहरापन है, इसको कहते हैं वैली। और ये क्या कहलाता है, ये होस्ट कहलाता है, ये ऊपर का एरिया है ना, जो ब्लॉक माउंटेन है तुम्हारा, इसी को होस्ट कह रहा है। अब पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझेंगे। ड्यू टू टेंशनल फोर्स क्रैक और फॉल्ट में ऑकर ऑन द अर्थ क्रस्ट। टेंशनल फोर्स की वजह से क्या होता है, फोर्स ऑफ टेंशन की वजह से क्रैक वगैरह, फॉल्ट वगैरह जो है अर्थ की क्रस्ट पे हो सकते हैं। दो पैरेलल फॉल्ट ऑकर करते हैं, इफ टू पैरेलल फॉल्ट ऑकर द लैंड इन बिटवीन सबसाइड्स टू फॉर्म अ रिफ्ट वैली। तो जो ज़मीन होती है दो सबसाइड के बीच में, वो फॉर्म करती है एक रिफ्ट वैली। ये जो रिफ्ट वैली फॉर्म हुई है इन दो सबसाइड वो जो है रेंज के बीच में। इफ़ अ ब्लॉक राइजेज, अगर कोई ब्लॉक राइज कर देता है, वो फॉर्म करता है होस्ट। अगर ये राइज कर गया, ऊपर उठ गया, तो ये होस्ट फॉर्म कर गया, यही ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन या होस्ट एक ही चीज़ है। ब्लॉक माउंटेन्स विच है फ्लैटेंड समिट आर ऑल्सो कॉल्ड होस्ट माउंटेन। और ऐसा ब्लॉक माउंटेन जिसका टॉप जो है, टॉप समिट यानी कि चोटी जिसकी फ्लैटेंड है यानी कि चिपटी है, उसको होस्ट माउंटेन भी कहते हैं। Those which have tilted summit have one side is steep, other side very gentle। अब देखो, और वो कैसी होती हैं, दोस्त विच हैव टिल्टेड समिट, जिनका समिट थोड़ा सा टिल्टेड होता है, बिल्कुल झुका हुआ होता है एक साइड में, वन साइड स्टीप, अदर साइड वेरी जेंटल, और दूसरा साइड जो है ना बिल्कुल जेंटल होगा, एक साइड बिल्कुल लगातार। देखो जैसे कि एक डायग्राम बनाए, तो एक साइड देखो बिल्कुल ऐसे स्टीप होगा, ठीक, और दूसरे साइड पहाड़ के ना बिल्कुल जेंटल ऊंचाई होगी, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारा स्टीप है, बिल्कुल टिल्टेड है, और यहाँ पे क्या है, जेंटल है बिल्कुल। तो ब्लॉक माउंटेन आर ऑफन सेपरेटेड बाय इंटरवेनिंग बेसिन कॉल्ड ग्रेबन। जो ब्लॉक माउंटेन होता है ना वो सेपरेट होता है बेसिन से, इंटरवेनिंग बेसिन से, जिसको ग्रेबिन बोलते हैं। ये डायग्राम से आप समझो यहाँ पे कि यहाँ जो ये सेपरेटेड है ना, इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेबन बोलते हैं। ये इन दोनों के बीच के एरिया को हम लोग बोलते हैं वैली, और ये जो है ना इसको हम लोग बोलते हैं रेवन और ग्रेवन। इफ़ देयर आर टू पैरेलल फॉल्ट, अगर दो पैरेलल फॉल्ट हैं, द वैली फ्लोर में सिंक और अ रिफ्ट वैली में बी फॉर्म्ड। तो
तो एक जो वैली है क्या कर सकती है, सिंक कर सकती है और एक रिफ्ट वैली जो है बन सकती है। और मोस्ट एक्सटेंसिव सिस्टम जो है अफ्रीकन रिफ्ट वैली है। ये डायग्राम के हिसाब से अभी नीचे देखेंगे हम। एग्जाम्पल ब्लॉक माउंटेन का है और वोर्जेस जो कि फ्रांस में है, एंड द ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन इन यूरोप जो कि यूरोप में है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। सॉल्ट रेंज है पाकिस्तान का और सीरा नेवादा है माउंटेन है कैलिफोर्निया का। यूएसए आर अदर एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। ये जितने भी नाम दिए हुए हैं जगह के साथ, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ब्लॉक माउंटेन के। अब यहाँ पे देखो ये फैल रहा है, ये भी उधर को पुश हो रहा है, यहाँ दबाव बन रहा है, ये दबाव बनेगा तो ये पुल होगा इस साइड, ये पुल होगा इस साइड, इन दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा। तो होना क्या है, ये वाली एरिया ये जब थोड़ा सा पुश होगा, ये थोड़ा सा पुश होगा, ये बीच वाली एरिया नीचे गिर जाएगी। अब यही रिफ्ट वैली कोई क्या कह रहा था, ग्रेबन बोल रहा था। अब ये देखो जो ऊंचा है हॉस्ट हो गया, ये जो ऊंचा है ये क्या है, ब्लॉक माउंटेन या हॉस्ट हो गया, ये ऑटोमेटिकली नीचे चले गया। ठीक है, यही इसी तरीके से फॉर्मेशन होता है ब्लॉक माउंटेन का। प्लेट्यू क्या होता है, पठार। प्लेट्यू इज डिफाइंड एज एन एरिया ऑफ हाई ग्राउंड। हाई ग्राउंड का एरिया होता है यानी कि नॉर्मल ज़मीन की ऊंचाई से ऊंचा होता है 500 फीट अबव द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से देखो लिखा हुआ भी है 500 फीट ऊंचा होगा। दीज अपलैंड हैव स्टीप स्लोप ऑन वन साइड। एक साइड इनका स्टीप स्लोप होगा, समझिए क्या होगा, जैसा डायग्राम बनाया था। अपर पार्ट इज जनरली फ्लैट एंड इज कॉल्ड टेबल लैंड। ऊपर का जो पार्ट होता है ना, स्टीप साइड के ऊपर जब चढ़ोगे तो जो पूरा सरफेस है बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल एक टेबल की तरह। तो प्लेट्यूज आर ऑल्सो क्लासिफाइड इन सेवरल वेज। जो प्लेट्यूज हैं उनका वो भी कई तरीके से क्लासिफाई किया गया है। इन केस ऑफ माउंटेन्स के केस में हम लोगों ने देखा था कि क्राइटेरिया ये था कि मोड ऑफ फॉर्मेशन किस तरह से वो बने हैं, तो उसी तरीके से उनको कैरेक्टराइज किया गया था। वी विल यूज़ द सेम क्राइटेरिया एज इन केस ऑफ प्लेट्यूज। अब प्लेट्यूज के भी केस में हम क्या करने वाले हैं, सेम क्राइटेरिया फॉलो करने वाले हैं जैसा कि हमने माउंटेन्स के केस में किया। इंटर माउंटेन प्लेट्यू, दीज आर द हाइएस्ट एंड मोस्ट एक्सटेंसिव टाइप ऑफ ऑन ग्लोब। ये सबसे ऊंचा और सबसे ज़्यादा फैला हुआ पठार है ग्लोब के ऊपर, ग्लोब यानी वर्ल्ड मैप के ऊपर। द प्लेट्यूज सराउंडेड बाई हिल्स एंड माउंटेन्स ऑन ऑल साइड्स आर कॉल्ड इंटर माउंटेन प्लेट्यू। अब ये जो प्लेट्यूज हैं जो सराउंडेड हैं हिल्स से माउंटेन से, सारे के सारे साइड पे इसको कहा जाता है इंटर माउंटेन प्लेट्यू। दे आर फॉर्म्ड अलॉन्ग विथ फोल्ड माउंटेन, और ये साथ साथ बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स के। द तिब्बतन प्लेट्यू इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एज वेल एज मोस्ट एक्सटेंसिव इंटर माउंटेन प्लेट्यू। जो तिब्बतन प्लेट्यू है सबसे ज़्यादा फैला हुआ, सबसे ज़्यादा ऊंचा पठार है। अदर एग्जाम्पल है कोलम्बियन प्लेट्यू, नॉर्थ अमेरिका कॉर्डरिला, बोलिवियन, पेरुवियन और मैक्सिकन प्लेट्यूज। वोल्केनिक प्लेट्यूज कौन से होते हैं, देखो दे आर फाउंड बाय न्यूमरस वोल्केनिक इरप्शन दैट इज स्लोली बिल्ट अप ओवर टाइम। अब कई बार क्या हो रहा है, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है धीरे 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 धीरे, तो आसपास पूरा एकदम चटियल मैदान की तरह बन जाएगा काफ़ी टाइम के बाद, और वो ठंडा होकर क्या बनेगा, बिल्कुल प्लेट्यू हो जाएगा। उसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक हाई लेवल लैंड बन जाएगा ना। बार बार जो है वोल्केनिक इरप्शन होगा, बहुत सारे मटेरियल निकलेंगे और फैलेंगे, तो वो फिर हिस्सा ज़मीन का उठता चला जाएगा। तो द प्लेट्यू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, जो पेनिनसुलर इंडिया का प्लेट्यू है, स्पेशली नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लावा प्लेट्यू। तो नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन जो है एग्जाम्पल है लावा प्लेट्यू का। अदर एग्जाम्पल जो है वो साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू है, कोलम्बियन प्लेट्यू है और इथियोपियन प्लेट्यू है। और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इंडिया का, हैज़ इनॉर्मस एक्यूमुलेशन ऑफ बेसाल्टिक रॉक। बहुत सारे बेसाल्टिक रॉक का बहुत सारा जो है एक मतलब जमावड़ा है, वो एक्यूमुलेशन है, ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है हमारा। द कॉम्बियन प्लेट्यू हैज़ अबाउट 20 लेयर ऑफ लावा सजेस्टिंग दैट 20 डिफरेंट वोल्केनिक एरप्शन हैव फॉर्म्ड दिस प्लेट्यू। अब कोलम्बियन प्लेट्यू की बात करो तो इसमें 20 लेयर हैं लावा के, यानी एक के ऊपर जो परत होती है, लेयर्स वगैरह होती है, केक वगैरह में होती है, तो वैसे उस प्लेट्यू में तुमको लेयर्स दिखेंगे और 20 डिफरेंट लेयर दिखेंगे जो बताएंगे कि 20 बार तकरीबन इसमें वोल्केनिक एरप्शन होके फैला होगा इसके ऊपर, तब ये बना है। अ प्लेन इज डिफाइंड एज, देखो वो पठार था, ये प्लेन है चटियल मैदान। प्लेन कैसा होता है, डिफाइंड होता है एज एन एक्सटेंसिव एरिया ऑफ लो लैंड विद अ लेवल और जेंटली अनड्यूलेटिंग सरफेस। प्लेन जो है एक फैला हुआ, बहुत बड़ा फैला हुआ एरिया होता है, लो लैंड का होता है।
फॉर्मेशन जो प्लेन का होता है इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंट्रीगेटिंग, बहुत ही दिलचस्प लैंडफॉर्म डेवलपमेंट प्रोसेस है। ये दिलचस्प है बिल्कुल। प्रोसेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो सरफेस अर्थ के सरफेस पे लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट चलता है, उसमें से प्लेन्स का फॉर्म होना काफ़ी दिलचस्प है। देयर आर सीमिंगली एंडलेस वेरिएशन इन प्लेन, जो प्लेन है ना बिल्कुल, तो प्लेन्स में बहुत सारे एंडलेस वेरिएशन तुमको मिलेंगे, कभी ना ख़त्म होने वाले। दे आर ऑल्सो एन इम्प्रिंट, ये सब छाप है किसके, पास्ट और प्रेजेंट प्रोसेसेस के। फॉर एग्जाम्पल अ सडन हैवी डाउनपोर मे वॉश अवे अ स्टैंडिंग लैंडफॉर्म और फिल अप अ डिप्रेशन टू फॉर्म अ प्लेन। अब देखो क्या कह रहा है कि बहुत भारी बारिश अगर होगी तो एक जगह से जो है स्टैंडिंग लैंडफॉर्म क्या होगा, वो क्या करेगा, बिल्कुल बह जाएगा पानी के बहाव से, और या फिर कोई गड्ढा डिप्रेशन वगैरह क्या हो जाएगा, बिल्कुल भर जाएगा, किसकी वजह से, उसी ज़मीन की वजह से, और बराबर हो जाएगा। अ प्लेन इज सेल्डम फॉर्म्ड बाई ए सिंगल प्रोसेस, कभी कभार ऐसा होता है कि सिंगल प्रोसेस से प्लेन फॉर्म होता है। हाउएवर 3 टाइप्स ऑफ प्लेन कैन बी डिस्टिंग्विश, 3 तरीके के प्लेन डिस्टिंग्विश किए जाते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल प्लेन है, इरोजनल है और डिपोजिशनल प्लेन है। बारी बारी से पढ़ेंगे हर किसी के बारे में। सबसे पहला है तुम्हारा स्ट्रक्चरल प्लेन। दीज प्लेन्स आर फॉर्म ड्यू टू द अपलिफ्ट और सब्सिडेंस ऑफ लैंड। अब ये जो फॉर्म होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं, या तो ज़मीन ऊपर को उड़ जाती है या फिर समा जाती है किसके एक हिस्सा ज़मीन का। डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस में कॉज अपलिफ्ट, डायस्ट्रॉफिक मतलब मालूम है ना, ओरिजेनिक और एपिरोजेनिक दोनों फोर्सेस मिला के, तो ये जो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस है ना, ये कॉज करते हैं अपलिफ्ट में, यानी कि एक ज़मीन का हिस्सा या तो अपलिफ्ट होता है नीचे से, है ना, लैंड बीनीथ द ओशन वाटर, और में कॉज सबमर्जेंस, या फिर ये जो है एरिया ज़मीन का एक हिस्सा डूब जाता है इन दो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस की वजह से। ऑफ कोस्टल लैंड अंडर ओशन वाटर, जो तटीय इलाका है वहाँ का ज़मीन का हिस्सा या तो जो है दब जाएगा, मिट्टी में चला, वो पानी में चला जाएगा। द ग्रेट प्लेन ऑफ यूएसए वेयर फॉर्म ड्यू टू द अपलिफ्ट ऑफ लैंड सबमर्ज्ड अंडर वाटर। अब जो ग्रेट प्लेन है यूएसए के, वो कैसे बने थे, अपलिफ्टमेंट हुआ था, ऊपर को उठा था लैंड जो कि सबमर्ज था पानी के अंदर। द ग्रेट प्लेन आर सराउंडेड बाय मिसिसिपी मिसौरी प्लेन्स इन द ईस्ट एंड रॉकीज इन द वेस्ट। अब देखो जो ग्रेट प्लेन है वो सराउंडेड है किससे, मिसिसिपी मिसौरी प्लेन से ईस्ट में और रॉकीज से वेस्ट में। The fact that they were submerged under water is responsible for the existence of many lake in the vast lowland। अब देखो है क्या, ये सच्चाई है कि वो पहले कैसे थे, सबमर्ज थे, किसके नीचे, पानी के नीचे, और इसी की वजह से जो है बहुत सारे झील वगैरह जो है उस आपको एरिया में मिलेगा। गल्फ कोस्ट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ एन इमर्ज्ड कोस्टल प्लेन। अब जो गल्फ कोस्ट है वो भी एक दूसरे तरह का एक एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है आपके लिए कि वो इमर्ज्ड कोस्टल प्लेन का है ना, जो इमर्ज हुआ है यानी कि बना है किसकी वजह से, अपलिफ्टमेंट की वजह से, उस एरिया के जो एरिया जो है समंदर के नीचे, पानी के नीचे दबा था। ऑन द अदर हैंड जो कोरोमंडल प्लेन है इन इंडिया के अंदर, ये रिजल्ट है माइल्ड सब्सिडेंस के, यानी कि थोड़ा बहुत जो है वो सब्सिडेंस यानी कि डूबा घटाव हुआ है, फॉलोड बाय सेडिमेंटेशन, और साथ साथ में सेडिमेंटेशन भी हुआ है। Thus the forces of structural development as well as deposition were active in the formation of this plane। तो इसीलिए वो सारे बल जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में थे वो सब, और डिपोजिशन, ये दोनों ही फैक्टर जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर्मेशन में इस के प्लेन्स के, इस तरह के। डिपोजिशनल प्लेन क्या होता है, These planes are formed by deposition of material which have been brought by various agent of transportation। डिपोजिशन का मतलब ही तो जो सब जानते होंगे, जमा करना, है ना। तो होता क्या है, एक है पहला कैटेगरी, देखो यहाँ पे देखते हैं, देखो इसमें है क्या डिपोजिशनल प्लेन में, ये प्लेन बने हुए हैं मटेरियल्स के डिपोजिशन की वजह से, यानी मटेरियल्स का कहीं से आना और एक जगह डिपोजिट होना। पहला है रिवर डिपोजिशन। मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑफ दिस आर एलुवियल प्लेन, सबसे ज़्यादा फैला हुआ कौन सा है, एलुवियल प्लेन, जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया का, फ्लड प्लेन्स लाइक द मिसिसिपी प्लेन इन यूएसए, मिसिसिपी प्लेन यूएसए का, डेल्टेक प्लेन जो है इजिप्ट का और इंडिया का। एट द फुट हिल्स पे माउंटेन के, माउंटेन्स ऊपर हैं भाई, पर्वत के निचले हिस्से की बात कर रहा है, फुट एरिया के, आर फॉर्म्ड पिडमॉन्ट अलुवियन प्लेन। क्या बना है, पिडमॉन्ट अलुवियन प्लेन बना है। द फ्लड प्लेन्स डिस्क्राइब्ड अबव आर ऑल्सो अलुवियल प्लेन। जो फ्लड प्लेन ऊपर ये डिस्कस किया गया है ना, ये अलुवियल प्लेन है। दे आर फाउंड अलोंग द
रिवर्स लाइक गंगा, यांजे, मेकोंग, सैल्विन एट्सेट्रा, ये सब इन सारे रिवर्स की वजह से बने हुए हैं एंड आर रिगार्डेड एज ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। ये सब ग्रेनरीज हैं वर्ल्ड के, क्योंकि ये जो प्लेन्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। इन इंडिया फ्लड प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू खादर प्लेन्स। खादर प्लेन्स का मतलब न्यूली डिपॉजिट, यानी हर साल ये बनते हैं, और भांगर यानी कि पुराने डिपॉजिट्स, और ये रिन्यू नहीं होते। पुराने मतलब एक बार बन चुके हैं तो बन चुके हैं। विंड डिपोजिशन, मोस्ट सच प्लेन आर सैंडी डिजर्ट लाइक द सहारा इन अफ्रीका। अब विंड लिखा हुआ है तो ऐसे प्लेन्स कैसे होते हैं, मोस्टली सैंडी डिजर्ट है, जैसे कि सहारा है अफ्रीका में और थार है इंडिया के अंदर। दे हैव इरेगुलर एंड एंडुलेटिंग सरफेस मेड बाय एग्जिस्टेंस ऑफ सैंड ड्यून एंड हैलोज। अब ये जो है ना बने हुए इरेगुलर बिल्कुल उबड़ खाबड़ है इनका सरफेस वगैरह, और किसकी वजह से है, सैंड ड्यून की वजह से है और गड्ढों की वजह से है। लुइस प्लेन जो चाइना में है वो बना हुआ है किसका, आर फॉर्म्ड फ्रॉम डिजर्ट, वो डिजर्ट का ही बना है रेगिस्तान का। फिर इसके बाद है मैराइन डिपोजिशन। अब ये जाहिर सी बात है समंदर के नीचे की बात कर रहा है। दीज प्लेन्स आर फाउंड इन कोस्टल रीजन। अब यहाँ पे ये जो प्लेन्स बने हैं ना, देखो कहाँ बने, तटीय इलाके में। एग्जाम्पल क्या है, ईस्ट कोस्ट, इंडिया का ईस्ट कोस्ट, और ईस्टवेराइन बैंक इन नीदरलैंड, और फिर कोस्ट ऑफ जर्मनी। कोस्ट मतलब तट है जर्मनी का और डेनमार्क का। इन डेनमार्क वी फाइंड पोल्डर एंड डाइक। डेनमार्क में तुमको क्या मिलेगा, पोल्डर मिलेगा और डाइक मिलेगा। पोल्डर क्या होता है, डाइक क्या होता है, तो पोल्डर पीस ऑफ लैंड होता है, लैंड रिक्लेम्ड फ्रॉम द सी, जो समंदर से रिक्लेम हुआ रहता है, या तो समंदर से या फिर किसी झील से। और जो सबमर्ज लैंड होता है यानी डूबा हुआ ज़मीन, जो कि सराउंडेड होता है बिल्कुल चारों तरफ से एम्बैंकमेंट से, उसी को डाइक कहते हैं। और उसको ड्रेन किया हुआ रहता है, पंप है, और उसको सुखाया कैसे जाता है, उसका पानी आसपास का सारा निकाल के कैनाल्स में यानी कि नहरों में डाल दिया जाता है। तो उस तरह का जो लैंडफॉर्म होता है उसको कहते हैं डाइक। इम्पॉर्टेंट इस तरह का जो प्लेन होता है उसको डाइक कहते हैं, वो जो ज़मीन का हिस्सा है। इम्पोर्टेंस ऑफ लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म्स का क्या इम्पोर्टेंस है, तो द लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर सिंबल ऑफ एनर्जी ऑफ द अर्थ। ये जो लैंडफॉर्म्स है ना सरफेस के ऊपर, ये सिंबल है, चिन्ह है, किसके, एनर्जी के, अर्थ के एनर्जी के। दे आर बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ इनॉर्मस हीट जनरेटेड इनसाइड द अर्थ। तो ये सब रिजल्ट हैं किसके, बहुत सारा हीट जो जनरेट हुआ है अर्थ के अंदर से उसके। एंड क्लाइमेट फैक्टर्स ऑपरेटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और किसके, क्लाइमेट फैक्टर्स जो कि ऑपरेट हो रहे हैं सरफेस के ऊपर भी। हमने पढ़ा था ना, वो दो तरह के फोर्स हैं, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस भी हैं और साथ में एक्सोजेनिक फोर्सेस भी हैं जो ऊपर से हैं अर्थ के सरफेस पे। अर्थ रिलीज करता है इट्स एनर्जी थ्रू टेक्टोनिक एक्टिविटी, जो टेक्टोनिक एक्टिविटी से अर्थ अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। अर्थक्वेक और वोल्केनोज जो हो रहे हैं, इरप्शन हो रहा है वोल्केनोज का। दिस इंटरनल फोर्स इन एडिशन टू द सरफेस वेदरिंग। अब ये इंटरनल फोर्सेस के साथ साथ जो एडिशन हो रहा है, सरफेस वेदरिंग हो रहा है, इरोजनल फोर्सेस जो आ रहे हैं, यानी कि ये क्रस्ट के ऊपर जो हो रहा है, लिथोस्फीयर के ऊपर जो हो रहा है उसकी बात कर रहा है। ये डोमिनेंट फैक्टर बन जाते हैं किसमें, तराशने में ज़मीन को। ठीक है, तो ज़मीन को तराशते हैं, ज़मीन को अलग अलग शेप मिलती है। लैंडफॉर्म्स हैज़ दस द फॉलोइंग एडवांटेज। तो अब इनके एडवांटेजेस, फ़ायदे की बात कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि माउंटेन प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैलीज आर ब्यूटीफुल स्कल्पचर ऑफ नेचर ऑन द सरफेस क्रस्ट ऑफ द अर्थ, दे एड द ब्यूटी ऑफ द अर्थ। तो धरती की खूबसूरती में ये चार चांद लगाते हैं। कौन, जो ये जो पर्वत हैं, जो प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स और वैल्यूज जो हैं, ये सब नक्काशी हैं, किसकी, कुदरत की नक्काशी। लैंड फॉर्म रिप्रेजेंट द रिलीफ फीचर ऑफ द अर्थ। जो लैंड फॉर्म होता है वो रिप्रेजेंट करता है छाप, अलग अलग फीचर्स अर्थ के उसको। दे हैव एन इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट। अच्छा, इनका असर होता है किसके ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, विंड के डायरेक्शन के ऊपर और प्रेसिपिटेशन के ऊपर, एज वेल एज अदर एटमॉस्फेरिक प्रोसेस, और दूसरे एटमॉस्फेरिक प्रोसेस के ऊपर जो है इनकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता है लैंडफॉर्म्स की वजह से। हिमालयाज एक्ट एज अ क्लाइमेटिक शेपिंग द डिस्टिंक्टिव क्लाइमेट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हिमालय किस तरह से एक्ट करता है, क्लाइमेटिक डिवाइड शेपिंग, यानी क्लाइमेट को डिवाइड करने वाला, शेप करने वाला, और डिस्टिंक्टिव क्लाइमेट यानी अलग तरह का क्लाइमेट इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बनाने वाला। द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड आर
अबॉर्ड ऑफ स्नो एंड ग्लेशियर, जो माउंटेन रेंज होता है दुनिया का, पूरी दुनिया का बात कर रहा है, वो निवास स्थान है किसका, बर्फ़ का और ग्लेशियर का। जाहिर सी बात है जितना ऊंचा प्लेट्यू रहे, अब वो जितना ऊंचा माउंटेन रहेगा उस पर उतनी ज़्यादा बर्फ़ जमी रहेगी, क्योंकि हमें मालूम है कि हर एक 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, तो घर रहता है वो स्नो का, ग्लेशियर का। दे आर दस द सोर्स ऑफ पेरेनियल रिवर, और वही धीरे धीरे जब गलते हैं और ऊपर बर्फ़ जमती है और धीरे धीरे वो जब गलते हैं नीचे की तरफ आते हैं, तो उनसे ही कई सारी नदियों में पूरे साल पानी रहता है। मेनी काइंड ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द स्लोप ऑफ माउंटेन, कई तरह के जंगल मिलते हैं पर्वतों के नीचे, पहाड़ों के नीचे और प्लेट्यूज पे। दीज आर होम टू डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, बहुत सारे जो है जीव जंतु पेड़ पौधों का ये जो है घर है। दस बायोडाइवर्सिटी ऑन लाइफ ऑन अर्थ कैन ऑल्सो बी एट्रीब्यूटेड टू रिलीफ। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हो कि जो बायोडाइवर्सिटी है कि ज़िंदगी, बायोडाइवर्सिटी है ज़िंदगी की अर्थ के ऊपर, वो भी इसी की वजह से, वो भी जो है उसको भी फ़ायदा मिलता है इसकी वजह से। सिंस सच रिलीफ फीचर कैन फीचर्स ऑल्सो एग्जिस्ट इन ओशियन। अच्छा, इस तरह का फीचर जैसा कि हमने पढ़ा माउंटेन्स वगैरह, रेंज वगैरह पानी के नीचे भी है, तो आइलैंड ग्रुप और कोस्टल रीजन भी जो है आइडियल होते हैं फिशिंग साइट के लिए। भाई आप ऐसी जगहों पे जा सकते हो और वहाँ पे फिशिंग कर सकते हो। मेजर लैंडफॉर्म आर क्रिएटेड बाय डिस्टर्बेंसेज रिजल्टिंग फ्रॉम द फोर्सेज ऑपरेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। बहुत सारे बड़े बड़े लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं डिस्टर्बेंसेस की वजह से, जो रिजल्ट होता है इंटीरियर यानी कि अंदरूनी जो है फोर्सेस हैं उसकी वजह से इंटीरियर में अर्थ के। और बहुत सारे मोस्ट और मिनरल और फॉसिल फ्यूल जो है इसकी वजह से क्या होते हैं, इन डिस्टर्बेंसेस की वजह से करीब आ जाते हैं अर्थ के सरफेस के, नीचे दबे हुए रहते हैं। और अर्थ के नीचे से जो बल लगता है, जो एक्सोजेनिक फोर्सेस, अरे सॉरी एक्सोजेनिक कह रहा हूँ, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस है, उनकी वजह से क्या करते हैं, ये सतह पे आ जाते हैं और ये हमारे करीब हो जाते हैं, जिससे हम लोग बहुत सारे फ़ायदे उठाते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर। क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे हम दूसरी प्लेलिस्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।